Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to SSS Educational Channel. Today we are going to discuss the conduction of heat in detail. और हम देखेंगे कि conduction of heat actually होती किस तरह है. This is the 9th unit for the class 9th and we are following KPK textbook board. The subject is physics. So हम यहाँ तक पढ़ रहे थे बच्चों. फर्स्ट वीडियो आप हमारी देख सकते हो. उसमें हमने बिगिनिंग में कंडक्शन की डेफिनेशन की और हमने पढ़ा कि कंडक्शन जो है वो मटेरियल अपनी जगह चेंज नहीं करता, मेटल अपनी जगह से नहीं हिलता, बल्कि उसके एटम्स जो हैं दे प्ले अ वाइटल रोल इन ट्रांसफर ऑफ हीट. Initially, before the rod is inserted into the flame, the iron atoms are vibrating about their equilibrium positions. जब एक्सपेरिमेंट ये है कि हम एक आयरन रॉड को फ्लेम के ऊपर पकड़ते हैं, शोले के ऊपर पकड़ते हैं और उसके एटम्स जो हैं वो तेजी से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं. इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है कि वो दोनों तरफ जो उनकी ओरिजिनल पोजीशन थी वहीं पर खड़े खड़े वाइब्रेट करते हैं. ऐसा नहीं होता कि अपनी जगह छोड़कर कहीं और चले जाएं, बल्कि जिस तरह पेंडुलम अपनी ही जगह पर वाइब्रेट करता है, घड़ी का पेंडुलम अगर आपने देखा हो, तो उसी तरह एटम्स जो हैं वो तेजी से वाइब्रेट करते हैं. एज द फ्लेम हीट्स द रॉड, द आयरन एटम्स नियर द फ्लेम बिगिन टू वाइब्रेट विद ग्रेटर स्पीड एंड वाइडर डिस्टेंस. जैसे जैसे फ्लेम जो है, शोला, वो रॉड को गर्म करता जाता है तो जो आयरन एटम्स हैं वो तेजी से वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं और उनका डिस्टेंस भी ज्यादा होता जाता है. पहले अगर वो बहुत थोड़ी जगह पर वाइब्रेट कर रहे थे तो अब वो ज्यादा जगह पर वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं. अच्छा जी. These wildly vibrating atoms collide with their neighboring atoms and transfer some of their energy to these atoms. ये जो तेजी से वाइब्रेट होते हुए एटम्स हैं ये अपने पड़ोसी एटम्स से टकराते हैं और अपनी कुछ एनर्जी उनको ट्रांसफर कर देते हैं, which in turn pass thermal energy to their own neighbors and so on as shown in figure 9.2. ये देखिए बेटा, फिगर 9.2 आपके सामने बनी हुई है. ये ब्लू जो आपको नजर आ रहा है पोर्शन, दीज आर एटम्स, ठीक है, और उनका एक आपको जूम किया हुआ व्यू दिखा रहे हैं. ये ब्लैक रॉड जो है ये मेटल की रॉड है, मेटल लिखा हुआ है यहाँ पर. यहाँ से नीचे से इसको हीट दी जा रही है. अब होता क्या है कि ब्लू कलर शोज दैट दीज एटम्स आर नॉट हॉट येट. अभी ये गर्म नहीं है, ये शोला है. यहाँ से जब वो गर्म होना शुरू होते हैं तो यहाँ पर देखिए सेकंड पिक्चर में आपको एटम्स, पहली में क्या था, एटम्स आर वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन. अपनी मीन पोजीशन यानी जो उनकी एक्चुअल पोजीशन थी उससे दोनों तरफ बराबर मिकदार में वाइब्रेट करते हैं, पेंडुलम की तरह, ठीक है. लेकिन जब उनमें हीट ज्यादा हो जाती है, हीट एनर्जी ज्यादा ट्रांसफर हो जाती है, तो एटम्स आर एनर्जाइज्ड एंड वाइब्रेशन इंक्रीजेस. तो फिर उनकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है, वो ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करते हैं, ज्यादा फासले तक वाइब्रेट करते हैं, ठीक है. तो ये जो आपको रेड लाइन नजर आ रही है ये शो कर रहा है आपको एटम्स जो कि बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रहे हैं. Iron is a metal and contains a large number of electrons that are free to move through the metal called the free electrons. बेटा free electrons का कॉन्सेप्ट आपने केमिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा. थोड़ा सा मैं आपको बहुत डिटेल में तो यहाँ पे नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाज दफा कुछ एटम्स आपस में शेयर करते हैं. मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं. तो वो क्या करता है, उसको बैलेंस इक्विलिब्रियम गेन करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं. तो बाज दफा O2 की फॉर्म में, यानी 2 ऑक्सीजन जब इकट्ठे होते हैं, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इकट्ठे होते हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करते रहते हैं. तो वो मुसलसल शेयर करने की हालत में होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स. वो कभी एक एटम में आते हैं और कभी दूसरे में. दे आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इस तरह के फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत सारे एटम्स में पाए जाते हैं और उनमें मूव करने को ज्यादा आसानी से वो मूव कर सकते हैं, क्योंकि उसके अलावा जो बाकी एटम्स हैं किसी भी मेटल के, दे आर वेरी टाइटली पैक्ड. वो अपनी जगह छोड़ के नहीं जा सकते. सिर्फ ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. These free electrons also play a big part in the conduction of heat. For example, when one end of the iron rod is heated, the atoms in the heated part vibrate more with greater speed.
जब आयरन रॉड का एक हिस्सा हीट किया जाता है तो ये एटम्स जो हैं ये हीटेड पार्ट में तेजी से वाइब्रेट करते हैं. द फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट कोलाइड विद दीज एटम्स गेन काइनेटिक एनर्जी एंड मूव फास्टर. जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कि मोशन से रिलेटेड है. हीट एनर्जी इज चेंज्ड टू काइनेटिक एनर्जी और उनकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है. दे डिफ्यूज इनटू द कोल्डर पार्ट ऑफ द मेटल. यहाँ पर थर्ड डायग्राम में देखिए, ये मेटल की जो ब्लू ये रेड वाला पार्ट है ये ज्यादा होता जा रहा है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होती जा रही है. एटम्स आपस में कोलाइड करते हैं और साथ साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत तेजी से मूव करते हैं और वो हीट ट्रांसफर करने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं. ओके, दे डिफ्यूज इनटू द कोल्डर पार्ट ऑफ द मेटल वेयर कोलिजन्स. कोलिजन्स क्या होता है? टकराव, टकराना. कोलाइड होता है टकराना. कोलिजन्स बहुत ज्यादा टक्कर जो आपस में उनकी हो रही है रिजल्ट्स इन द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. इस टकराने के नतीजे में हीट एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है. इन लाइट ऑफ दिस डिस्कशन वी कैन डिफाइन द कंडक्शन ऑफ हीट एज दैट प्रोसेस बाय विच हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल. यहां पर अब आपको एक और डेफिनेशन ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट मिली है. वो क्या है कि द कंडक्शन ऑफ हीट कैन बी डिफाइंड एज दैट प्रोसेस बाय विच हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल. पार्टिकल्स के लेवल पर जब हीट की ट्रांसफर हो रही हो, एक एटम से दूसरे एटम में हीट ट्रांसफर हो रही है, तो उसको हम कहते हैं कंडक्शन. ये आपने बच्चों अच्छी तरह डिफरेंस समझना है कि कंडक्शन में एटम्स के लेवल पर, इलेक्ट्रॉन्स के लेवल पर हीट energy is changed into kinetic energy and then it is transferred to other atoms. ठीक है. Now what are good and bad thermal conductors? This is the second heading. 9.1.2 है ये आपकी 9.1 का ही दूसरा हिस्सा है. गुड एंड बैड कंडक्टर्स क्या होते हैं? आखिर कोई चीजें गुड कंडक्टर्स होती हैं और कुछ चीजें बैड कंडक्टर्स होती हैं, वो ऐसा क्यों होता है? इसके लिए हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे. पहले मैं आपको एक्सपेरिमेंट समझा देती हूँ जुबानी, और फिर जब हम रीड आउट करेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा. ये देखें बच्चों, यहाँ पर एक आपको डायग्राम नजर आ रही है. ये एक बर्नर है, ठीक है. बर्नर के साथ ट्राईपॉड स्टैंड है, जिस तरह से होता है लैब्स में. पहली रॉड जो है इट इज कॉपर रॉड, दूसरी रॉड आयरन रॉड है, तीसरी रॉड एल्यूमिनियम रॉड है और चौथी रॉड ब्रास की रॉड है. यानी 4 डिफरेंट मेटल्स, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम एंड ब्रास, 4 मेटल्स की रॉड्स लगाई गई. ठीक है. उनके आगे मैच स्टिक लगाई गई. और मैच स्टिक किस तरह लगाई गई? मैच स्टिक पैराफिन वैक्स के जरिए चिमटाई गई. जो आम वैक्स होती है जो मोमबत्ती में इस्तेमाल होती है, उसके जरिए मैच स्टिक उसके आगे चिमटाई गई. अब हुआ क्या, जब यहां से हीट दी गई तो ये सारी रॉड्स गर्म हुई. ठीक है. लेकिन हर मेटल के गर्म होने की रफ्तार फर्क थी. कुछ मेटल्स जल्दी गर्म हुए, कुछ मेटल्स आहिस्ता गर्म हुए. ठीक है. अब जो मेटल जल्दी गर्म हुआ वो जाहिर है जल्दी से गर्म होगा, तो ये पैराफिन वैक्स पिघल जाएगी. जब ये पैराफिन वैक्स जो कि आम मोमबत्ती की वैक्स है, जब ये पिघल जाएगी तो ये मैच स्टिक नीचे गिर जाएगी. माचिस की तीली नीचे गिर जाएगी क्योंकि वो वैक्स के जरिए चिमटी हुई है. ठीक है. और हमें पता चल जाएगा कि कौन सी रॉड में से मैच स्टिक सबसे पहले गिरी है. जिस रॉड से पहले गिरेगी, इसका मतलब है कि वो वाला मेटल, दैट मेटल इज अ वेरी गुड इन कंडक्टर ऑफ हीट. आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट नाउ. हमने ये मालूम करना है कि कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम और ब्रास में से कौन सा मेटल सबसे अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट है. ठीक है. तो आइए अभी हम एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं और फिर हमें आसानी से समझ आ जाएगा. सम मटेरियल्स अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली. कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि जिनमें से हीट एनर्जी जल्दी से हीट पास हो सकती है. दे आर कॉल्ड हीट कंडक्टर्स और गुड कंडक्टर्स. उनको हम हीट कंडक्टर्स या गुड कंडक्टर्स कहते हैं. Those that do not allow heat to flow through them easily are called heat insulators or bad conductors.
वो जो कि अच्छी तरह हीट को पास नहीं करते हैं वो बैड कंडक्टर्स कहलाते हैं, या हीट इंसुलेटर्स कहलाते हैं। इंसुलेटर का मतलब होता है वो चीज जो अपने अंदर से हीट को बाहर ना निकलने दे, और ये भी जरूरी है हमारी आम जिंदगी के लिए। इंसुलेटर्स बहुत जरूरी हैं क्योंकि बाज दफा हमें ऐसे मटेरियल भी चाहिए होते हैं कि जो हीट को ट्रांसफर न करें। आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि अगर हम आयरन इस्त्री कर रहे हैं, ठीक है, तो इस्त्री का निचला हिस्सा बहुत गर्म है, लेकिन अगर इस्त्री के ऊपर का हैंडल भी लोहे का होता तो आपका क्या ख्याल है कि हम इस्त्री के हैंडल को पकड़ सकते? हम बिल्कुल भी ना पकड़ सकते, ठीक है। तो इसलिए इंसुलेटर्स भी हमारे लिए बहुत जरूरी। प्लास्टिक एक इंसुलेटर है, ठीक है, तो इसीलिए इस्त्री के ऊपर का हिस्सा हमेशा प्लास्टिक का होता है, या कोई जो बड़ी बड़ी बहुत भारी इस्त्रियां होती हैं धोबी के पास, उनमें लकड़ी का होता है, ठीक है। इसलिए कि लकड़ी और प्लास्टिक दोनों बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट है एंड दे आर गुड इंसुलेटर्स। इंसुलेटर लफ्ज का मतलब अब आपको समझ आ गया कि उसका वही मतलब है जो बैड कंडक्टर का है, ठीक है। तो इस तरह से इंसुलेटर्स भी हमारी लाइफ में बहुत जरूरी हैं, बाज दफा हमें इंसुलेटर्स की बहुत जरूरत पड़ती है। अच्छा जी, now let's begin activity 9.1. I have already explained the activity 9.1. I'll just give it a reading. A simple demonstration of the different conducting powers of various metals is shown in figure this. आपको ये जो डेमोन्स्ट्रेशन होता है प्रैक्टिकली करके दिखाना, ठीक है। तो मुख्तलिफ मेटल्स की जो मुख्तलिफ एबिलिटी है हीट को कंडक्ट करने की, वो आपको इस डायग्राम में, इस प्रैक्टिकल में दिखाई जा रही है। Matchsticks are fixed to one end of each rod using a melted wax. माचिस की तीली इस्तेमाल की जा रही है और वो रॉड के एक एंड पे लगाई गई है मेल्टेड वैक्स के साथ, ताकि हमें पता चले कौन सी रॉड पहले गर्म होती है। द अदर एंड्स ऑफ द रॉड आर हीटेड बाय अ बर्नर. दूसरा हिस्सा बर्नर के जरिए गर्म किया गया है। When the temperatures of the far ends reach the melting point of wax, the matchsticks drop off. जब टेम्परेचर गर्म हो जाता है और मेल्टिंग जो वैक्स है उसका मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो माचिस नीचे गिर जाती है। द मैचस्टिक ऑन कॉपर फॉल्स फर्स्ट. सबसे पहले किसकी माचिस गिरी जी? कॉपर रॉड की, राइट। सो कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा हुआ? कॉपर, क्योंकि उसने सबसे पहले टेम्परेचर यहाँ का, इस जगह का, ये आप देखिए, इस जगह का टेम्परेचर हाई हो गया और माचिस नीचे गिर गई। शोइंग इट द बेस्ट कंडक्टर फॉलोड बाय एल्यूमिनियम, ब्रास एंड देन आयरन. कॉपर के बाद किसकी गिरी? एल्यूमिनियम की, फिर तीसरे नंबर पर ब्रास की, और आयरन वॉज द लीस्ट इफेक्टिव. इन चारों में सबसे ज्यादा अच्छा कंडक्टर कॉपर था, उसके बाद दूसरे नंबर पे एल्यूमिनियम, उसके बाद तीसरे नंबर पे ब्रास, और उसके बाद चौथे नंबर पर आयरन रॉड. Okay, metals are the best heat conductors. Materials such as wood, rubber, plastic, paper and fiberglass are poor conductors of heat. अच्छा, ये बात बेटा समझिएगा कि हम अभी मेटल्स के दरमियान मुकाबला कर रहे हैं. आयरन, कॉपर, ब्रास एंड एल्यूमिनियम, ऑल दीज आर मेटल्स, ठीक है। लेकिन जब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स तकरीबन सारे के सारे ही विद अ फ्यू एक्सेप्शंस बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट है. लकड़ी हुई, प्लास्टिक हुई, कपड़ा हुआ, ये सब बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट है, जबकि मेटल्स आर मोस्टली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. मेटल और मटेरियल के दरमियान फर्क, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू, यू आर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास. लेकिन मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. You can sometimes tell how well something conducts just by touching it. बाज दफा आप सिर्फ हाथ लगा के बता सकते हैं कि कौन सी चीज ज्यादा अच्छा कंडक्टर है. A similar activity for comparing the conducting abilities of different metals is shown in the figure 9.2. एक और 9.2 और 9.3 में भी ऐसी ही एक्टिविटी की गई है, आपको भी एक्सप्लेन करते हैं. The ends of long rods of the same size but made of different metals are soldered into a tank. Initially, coat each rod with a layer of wax. Pour some boiling water into the tank. ये देखिए आप जो different metals की बनी हुई rods हैं, वही चार मेटल हैं, आयरन रॉड, कॉपर रॉड, ब्रास रॉड एंड एल्यूमिनियम रॉड. दे आर अटैच्ड, सोल्डर्ड का मतलब उसके साथ अटैच कर दी गई हैं हॉट वाटर टैंक के साथ. अभी इसमें हॉट वाटर डाला नहीं था, पहले इसके साथ ये चारों मेटल की रॉड्स अटैच की गई और फिर इसमें उबला हुआ पानी डाला गया, विच वॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर.
Wait for about 10 minutes or so. Wax melts to different lengths along the different rods. A greater length of wax melts on the copper rod. अच्छा, जब इसके साथ अटैच करने से पहले उन्होंने क्या किया था कि इन सारी रॉड्स को वैक्स से कोट कर दिया था, यानी वही मोमबत्ती से जो मोम होती है उससे कोट कर दिया था, क्योंकि मोम बहुत जल्दी पिघल जाती है, बहुत जल्दी पिघल के लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। जब उन्होंने उसके ऊपर मोम लगाई और फिर उसमें हॉट वाटर डाला तो सबसे पहले जो कॉपर की रॉड थी उस पर से वैक्स पिघलना शुरू हो गई और पिघलकर नीचे गिर गई। A greater length of wax melts on the copper. This shows that the copper is a good conductor amongst these materials. इससे हमें ये पता चला कि कॉपर जो है वो एक बहुत अच्छा कंडक्टर है इन सब मटेरियल्स में। अच्छा, ये एक और एक्सपेरिमेंट 9.2 आपको एक्टिविटी नजर आ रही है, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम ये जब पढ़ेंगे तो हमें अच्छी तरह समझ आ जाएगा। नीचे बर्नर है, यहाँ पर फ्लेम है, ये एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब इज अ ग्लास रॉड, अब देखी हुई भी है आपने, ये दिस इज यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट्स। इसके ऊपर जो है वो सबसे ऊपर हॉट वाटर है, पहले इसमें ठंडा पानी डाला गया, बिल्कुल नीचे इसमें बर्फ का टुकड़ा डाला गया। ये देखिए, ये आइस है, ये वायर गॉज है, लोहे की जाली, ठीक है, छोटी सी लोहे की जाली रखी गई ताकि बर्फ का टुकड़ा ऊपर ना चला जाए। हम देखना ये चाह रहे हैं कि वाटर कैसा कंडक्टर है और वाटर हीट को कंडक्ट करने में कितना टाइम लेता है, और क्या ऐसा है कि अगर हम इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो हमने पानी डाला है वो गर्म करें तो सारे का सारा पानी एक ही टेम्परेचर पर चला जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि ऊपर वाले हिस्से में पानी को गर्म करना शुरू किया। ये ब्लू कलर आपको बता रहा है कि पानी ठंडा है, रेड कलर आपको बता रहा है कि पानी गर्म हो गया है। और इवेंचुअली जब आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर वाला पानी उबलना शुरू हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला जो आइस क्यूब है वो अभी बर्फ ही बना होगा, ठीक है, अभी वो पिघला नहीं होगा। तो जाहिर है इसका मतलब ये है कि आइस क्यूब तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा पर नहीं रह सकता। इसका मतलब है कि यहाँ वाली नीचे वाले हिस्से का टेम्परेचर 0 है या 0 से कम है, और ऊपर वाला हिस्सा जो है वहां पर पानी उबलना शुरू हो गया, विच शोज दैट इट हैज रीच्ड एटलीस्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इससे हमें ये पता चला कि ये सारे का सारा पानी एक टेम्परेचर पर नहीं है, बल्कि जो हिस्सा गर्म किया गया है वो ज्यादा अपना टेम्परेचर शो कर रहा है, और जो नीचे वाला हिस्सा है जहां पर बर्फ है उसने अभी तक अपना टेम्परेचर चेंज नहीं किया। अब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें आसानी से समझ आ जाएगा। इसके नीचे लिखा हुआ भी है, वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, द वाटर एट द टॉप ऑफ द टेस्ट ट्यूब कैन बी बॉइल्ड विदाउट मेकिंग द आइस मेल्ट। मेल्ट का मतलब है पिघलना। तो जो टेस्ट ट्यूब के ऊपर वाला हिस्सा है उसका पानी उबलना शुरू हो गया, जबकि टेस्ट ट्यूब के नीचे वाला हिस्से में बर्फ अभी भी मौजूद है। ओके, conduction occurs in all the 3 states of matters, solids, liquids and gases। conduction तीनों में होती है, solids में भी होती है, liquids में भी होती है और gases में भी होती है। solids conduct heat better than liquids। solids में ज्यादा अच्छी conduction होती है, ठीक है। गैसेस आर द वर्स्ट कंडक्टर्स। गैसेस बहुत आहिस्ता आहिस्ता हीट को कंडक्ट करती हैं, ट्रांसफर करती हैं। जाहिर है उनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, तो इस वजह से गैसेस में कंडक्शन स्लो है, लिक्विड्स में मॉडरेट है और सॉलिड्स में सबसे अच्छी है। एज डिस्कस्ड अर्लियर, मेटालिक सॉलिड्स आर बेस्ट थर्मल कंडक्टर्स। सॉलिड्स में भी फिर मेटल्स जो हैं दे आर द बेस्ट थर्मल कंडक्टर्स। सबसे अच्छे कंडक्टर्स कौन से हैं? मेटल्स। Besides the closely connected atoms, metals have free electrons। ना सिर्फ ये कि उनमें एटम्स बहुत करीब होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, बल्कि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैंने आपको बताया कि आउटर मोस्ट शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो डिफरेंट एलिमेंट्स को स्टेबिलिटी गेन करने में हेल्प करते हैं और वो मूव कर सकते हैं फ्रीली। नॉन मेटालिक सॉलिड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो नॉन मेटालिक सॉलिड्स हैं वो पुअर कंडक्टर्स हैं, ये बात हम कर चुके हैं। मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। Compared with solids, the intermolecular distances in liquids are relatively larger and conductive collisions do not occur as often as in solid। जो liquids हैं उनमें से अक्सर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं, और अगर स्पेशली हम कंपेयर करें सॉलिड्स के साथ
तो और ज्यादा उनकी कंडक्टिविटी कम नजर आती है। जाहिर है उसकी वजह यह है कि लिक्विड्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, उनके दरमियान फासला बहुत ज्यादा है और उनकी आपस में, जिस तरह मैंने आपको पहले शुरू में बताया कि हीट की वजह से वाइब्रेशन शुरू हो जाती है और कोलिजन शुरू हो जाती है, आपस में टक्कर शुरू हो जाती है एटम्स की, तो वो नहीं हो सकती। What is the poor conductor of heat? The poor conductivity is illustrated by the activity 9.2. Gases are the poorest of all heat conductors. In gases, the separation between particles is very large. गैसेस में गैसेस बहुत पुअर कंडक्टर हैं और वजह यही है कि उनके दरमियान फासला बहुत ज्यादा होता है एटम्स के दरमियान या मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो वो कंडक्शन में बहुत अच्छा रोल प्ले नहीं करते। Air has about 1/20th of the thermal conductive ability of water. Underline this line. इस किस्म की चीजें आपके एमसीक्यूज में आ जाती हैं। एयर की कंडक्टिविटी पानी की निस्बत तकरीबन 1/20th है, यानी अगर वाटर की कंडक्टिविटी 20 होगी तो पानी की कंडक्टिविटी एयर की कंडक्टिविटी 1 होगी। ठीक है, 1/20th है, 20 गुना कम है पानी की कंडक्टिविटी से। कंडक्टिविटी ऑफ हीट की बात करें हम, एयर की कंडक्टिविटी ऑफ हीट 20 गुना कम है। Many materials such as wood, cloth, fiberglass and plastic foam etc. are poor conductors because they contain tiny pockets of trapped air. इसी तरह बहुत से ऐसे मटेरियल जैसे वुड, क्लॉथ, फाइबर ग्लास और प्लास्टिक फोम, जो आमतौर पे पैकिंग मटेरियल होता है, वो पुअर कंडक्टर्स हैं क्योंकि उनमें छोटे छोटे बहुत माइन्यूट लेवल पर पॉकेट्स सी होती हैं और उनमें एयर ट्रैप हुई भी होती है। ठीक है, तो चूंकि एयर बैड कंडक्टर है तो इस वजह से वो भी बैड कंडक्टर्स हैं। ठीक है, और अगर आपको मालूम हो तो ये बहुत सारी चीजें जैसे प्लास्टिक फोम है, इवन फाइबर ग्लास है, ये शेड के लिए इस्तेमाल होते हैं। या प्लास्टिक फोम जो है वो आपने देखा होगा पाइप्स के इर्द गिर्द लपेटी जाती है इंसुलेशन के लिए। ठीक है, जो एसी के एयर कंडीशनर्स के पाइप्स होते हैं उनके इर्द गिर्द लपेटी जाती है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में जिन पाइप्स में गर्म या ठंडा पानी लेके जाना होता है तो उनके इर्द गिर्द लपेटी जाती है ताकि उसकी वजह से इंसुलेशन हो और गर्म पानी ठंडा ना हो और ठंडा पानी गर्म ना हो, या और कोई मटेरियल है और कोई केमिकल है तो उनके पाइप्स के इर्द गिर्द भी इंसुलेशन के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा अभी तक का टॉपिक। इंशाल्लाह इसके बाद का जो चैप्टर का हिस्सा है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। अच्छी तरह से इसको समझ लीजिएगा। आई होप कि कंडक्शन ऑफ हीट और गुड एंड बैड कंडक्टर्स आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम अगला हिस्सा पढ़ेंगे।